गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएस का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, जिसमें टोटल हम 39 डेफिनेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से आप उनको याद रखोगे। देखो, बेरेक्ट वाली सारी चीजें एज इट इज, एक एक वर्ड का मतलब, एक एक लाइन का मतलब मैंने पूरी बीएनएस सीरीज में वहां पे बता रखा है। अगर बीएनएस आपको घर पे बैठ के यूट्यूब पे पढ़ना है तो कंप्लीट मैंने सेक्शन 1 से लेके 358 कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आज इस लेक्चर का बेनिफिट ये रहने वाला है कि हर एक डेफिनेशन को आप याद कैसे रख सकते हो, किस तरीके से आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्योंकि देखो, कंसेप्ट याद होगा तभी बेरेक्ट की लैंग्वेज लर्न होती है, अदरवाइज डायरेक्ट रटने बैठोगे तो नहीं क्लियर होगा जब तक वर्ड हमारे लिए पूरे वर्ड जब तक हमारे क्लियर ना हो। तो आज स्टार्ट करेंगे सारे इन डेफिनेशंस को। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन है अपनी एक्ट की, इंग्लिश हिंदी में जिसे बोलते हैं कार्य। देखो, इसका मतलब होता है कि ऐसा काम जिसे करने के लिए हमें लॉ ने मना कर रखा है। मतलब लॉ ने हमें मना कर रखा है कि चोरी नहीं करोगे, करोगे तो बीएनएस में पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर नहीं करोगे, करोगे तो बीएनएस में पनिशमेंट मिलेगी। कहने का मतलब ऐसा काम जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है। अब चाहे एक काम करो तो भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है, चाहे बहुत सारे करो तो भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है। तो जब कोई एक एक्ट जो कि पनिशेबल है वो भी बीएनएस में, चाहे सीरीज ऑफ एक्ट वो भी पनिशेबल है बीएनएस में। तो इस तरीके से हम एक्ट की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन है अपनी एक्ट की। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड डेफिनेशन है अपनी जीव जंतु की। जीव जंतु कौन है? जो मानव से भिन्न प्राणी है, क्योंकि जीव जंतु में मानव तो इंक्लूड होते नहीं है। तो जीव जंतु जो मानव से भिन्न प्राणी होते हैं वो किस में आते हैं? जीव जंतु में आते हैं। थर्ड डेफिनेशन हम बात करते हैं बालक की। देखो, बालक कौन है? सिंपल याद रख लो, जो 18 वर्ष से कम का है, जो 18 वर्ष से कम का है। अभी जो 27 जुलाई को जो आरजीएस का एग्जाम हुआ है उसमें किशोर की डेफिनेशन पूछी थी जेजे एक्ट से, कि किशोर हम किसको बोलते हैं जेजे एक्ट में। तो किशोर भी वही है जो 18 साल से कम का है, बालक भी वही है जो 18 साल से कम का है। फोर्थ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कूटकरण। देखो, कूटकरण का मतलब होता है कि एक चीज को देखकर दूसरी चीज बना लेना। एक चीज को देखकर सदृश्य, मतलब उसके जैसी दिखने वाली दूसरी चीज बनाना क्या होता है? कूटकरण होता है। अब देखो, इसमें मेन बात क्या याद रखनी होती है? कूटकरण हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंटेंशन होता है प्रवंचना करने का, धोखा करने का इंटेंशन होता है, तो वो क्या होता है? कूटकरण होता है। लेकिन एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी होती है कि कूटकरण के लिए ये जरूरी नहीं होता कि जो चीज आप देख के बना रहे हो वो हूबहू एज इट इज होनी जरूरी नहीं है। बस आपने एक चीज को देखकर दूसरी चीज बनाई और आपका इंटेंशन प्रवंचना करने का है, तो आपने क्या किया है? काउंटरफिट किया है। तो इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, फिफ्थ नंबर डेफिनेशन है कोर्ट की। देखो, यहां पर हमें कोर्ट का मतलब ये बताया है, ऐसा न्यायाधीश। मतलब कोर्ट को इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है? कोर्ट का मतलब है ऐसा न्यायाधीश जिसे जुडिशियल एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया है, जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए जब हमने अपॉइंट किया है तो वो क्या होता है? तो वो क्या माना जाता है? कोर्ट माना जाता है। तो कोर्ट हम किसको कह सकते हैं? ऐसे पर्सन को कह सकते हैं जिसे हमने जुडिशियल एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया है। इसके बाद बात करते हैं, 6 नंबर डेफिनेशन है जो कि मृत्यु। देखो, 6 नंबर डेफिनेशन है जो कि मृत्यु। सिंपल बोल दो, मानव की मृत्यु। मृत्यु किसकी? तो मानव की मृत्यु इसमें अभिप्रेत मानी जाती है। देन बात करते हैं 7 नंबर डेफिनेशन, कहता है बेईमानी। 7 नंबर डेफिनेशन कहता है बेईमानी। देखो, बेईमानी का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति को गलत तरीके से अभिलाभ मतलब बेनिफिट हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से हानि हो रही है, तो उसे अपने कह सकते हैं बेईमानी। मतलब कि दो वर्ड याद रख लो, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, सदोष का मतलब होता है गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से। जब एक को गलत तरीके से लाभ हो रहा है और दूसरे को गलत तरीके से हानि हो रही है, तो उसे हम कह सकते हैं बेईमानी। तो इस तरीके से बेईमानी की डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं।
उसके बाद 8 नंबर डेफिनेशन आती है अपनी दस्तावेज की। देखो दस्तावेज किसे कहते हैं, सिंपल एक बात समझ लो, दस्तावेज एक ऐसा विषय जिसके किसी पदार्थ पर, एक कोई भी पदार्थ हो सकता है जिस पर हम या तो अक्षर द्वारा कुछ लिखते हैं या फिर अंक द्वारा कुछ लिखते हैं या फिर चिन्ह द्वारा कुछ लिखते हैं। तो जब किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा कुछ अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब अभिव्यक्त का मतलब कुछ लिखा जाता है जिसे हम साक्ष्य के रूप में यूज करते हैं, जो कि साक्ष्य के प्रयोजन के लिए, साक्ष्य के उपयोग में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट आता है। तो ऐसा कोई भी विषय जिस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह द्वारा कुछ भी अभिव्यक्त या वर्णित किया जाता है जिसे साक्ष्य के लिए उपयोग किया जाए, उसे हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, दस्तावेज बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 9th नंबर डेफिनेशन। 9th नंबर डेफिनेशन कहता है कपट पूर्वक। देखो 9th नंबर डेफिनेशन है कपट पूर्वक। अब इसका मतलब क्या है, जब आप कोई काम कपट करने के इंटेंशन से करते हो, धोखा करने के इंटेंशन से करते हो, तो वो क्या माना जाता है, कपट पूर्वक माना जाता है। कि कपट करने के इंटेंशन से किया गया काम क्या माना जाता है, फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं 10 नंबर डेफिनेशन, कहता है लिंग, जेंडर। इसमें जेंडर में 3 जने इंक्लूड मान लो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसे हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो जेंडर में 3 जने इंक्लूड होते हैं, पुरुष, महिला और उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर जिसको अपने बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर डेफिनेशन। देखो 11 नंबर डेफिनेशन है सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक इसका मतलब होता है कि जब कोई काम हम ड्यू केयर और अटेंशन से करते हैं, मतलब हम पूरा काम सावधानी से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर लापरवाही हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर ड्यू केयर और अटेंशन से काम किया है, तो वो सद्भावना पूर्वक किया गया काम समझा जाता है। लेकिन बेरेक में नेगेटिव का है कि जब कोई काम आप ड्यू केयर और अटेंशन से नहीं करते तो सद्भावना पूर्वक किया गया नहीं समझा जाता। तो सिंपल याद रख लो, जब हम काम कोई सावधानी से करते हैं, उसके बाद भी कुछ गलत हो जाता है, तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है। इसके बाद बात करते हैं 12 नंबर डेफिनेशन है हमारी सरकार। सरकार का मतलब 2 जने याद रख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बात खत्म। अगर यहाँ पे सरकार वर्ड है, अगर हमसे कहीं पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार भी पूछा जाए, तो समुचित सरकार का मतलब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो सरकार का मतलब होता है यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य की सरकार। इसके बाद बात करते हैं 13 नंबर डेफिनेशन, संश्रय, हार्बरिंग। देखो संश्रय का मतलब होता है आसरा देना या आश्रय देना, मतलब किसी को जब हम रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, तो वो होता है संश्रय, हार्बरिंग। लेकिन अगर हमें जानबूझ के किसी ऐसे अपराधी व्यक्ति को संश्रय दे रहे हैं, हार्बरिंग कर रहे हैं, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जब मुझे पता है कि एक्स नाम का व्यक्ति मर्डर करके आया है, एक्स नाम का व्यक्ति मर्डर करके आया है, उसके बाद भी मैं उसको मेरे घर में रहने के लिए जगह दे रही हूँ, खाना पीना, कपड़े, आयुध, सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, एक पनिशेबल ऑफेंस किया है, मैंने क्या की है, हार्बरिंग दी है। तो अगर कोई आपसे सिंपल पूछे कि हार्बरिंग क्या होती है, संश्रय क्या होता है, तो आप कहना कि जब रहने, खाने पीने की जगह, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो किस में काउंट होता है, हार्बरिंग में काउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर डेफिनेशन। देखो 2 बातें हैं, 14 नंबर डेफिनेशन है हमारी क्षति। क्षति में 4 चीजें याद रख लो। 4 तरीके से इंजरी हो सकती है। एक होती है शरीर की, एक होती है संपत्ति की, एक होती है मन की और एक होती है रेप्यूटेशन की, ख्याति की। देखो इंजरी 4 तरीके से हो सकती है, बॉडी की हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, मन की, माइंड की हो सकती है, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन की हो सकती है। इस तरीके से क्षति की डेफिनेशन याद रख सकते हो, प्री का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर डेफिनेशन। 15 में 2 डेफिनेशन है, एक है अवैध
और एक करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अब देखो पहले आप ये समझो कि अवैध क्या होता है। देखो अवैध में आप तीन चीजें याद रखो, अवैध में तीन चीजें ध्यान रखो। पहला, जिसे बीएनएस में पनिशेबल बताया है, ऐसा काम जिसे बीएनएस में पनिशेबल बताया है। दूसरा, ऐसा काम जो अपराध है। और तीसरा, ऐसा काम जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। सिविल कार्यवाही के लिए जो आधार उत्पन्न करता है, ऐसा काम क्या माना जाता है? इल्लीगल, अवैध माना जाता है। तो कोई भी आपसे अवैध की डेफिनेशन पूछे, इल्लीगल पूछे, तो आप सिंपल बताओ, ऐसा काम जो अपराध है, ऐसा काम जिसे बीएनएस में पनिशेबल बताया है, और ऐसा काम जो सिविल प्रोसीडिंग के लिए ग्राउंड क्रिएट करता है, वो क्या माना जाता है? इल्लीगल, अवैध माना जाता है। इसके बाद बात आती है करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। जिसका लोप करना उसके लिए क्या माना जाता है? अवैध माना जाता है। जिसका लोप करना उसके लिए अवैध माना जाता है। इस डेफिनेशन को आप सिंपल याद कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर डेफिनेशन। देखो 16 नंबर डेफिनेशन हमें कहता है न्यायाधीश कौन है। देखो पहले हमने पढ़ा कोर्ट किसको कहते हैं, तो भाई कोर्ट हम उस न्यायाधीश को कहते हैं जिसको हम जुडिशियल एक्ट करने के लिए अपॉइंट करते हैं। अब न्यायाधीश हम किसको कहते हैं? न्यायाधीश हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे हमने निर्णय देने के लिए नियुक्त किया है, जिसे हमने जजमेंट देने के लिए अपॉइंट किया है, और जिसका जजमेंट, जिसका विनिश्चय क्या माना जाता है? अंतिम माना जाता है। जिसका विनिश्चय अंतिम माना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को हमने जजमेंट देने के लिए अपॉइंट किया है, चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी 17 नंबर डेफिनेशन जीवन की। जीवन क्या है? मानव का जीवन है, क्योंकि बीएनएस किस पे एप्लीकेबल होती है? ह्यूमंस पे एप्लीकेबल होती है, मानव पे होती है। तो जीवन क्या होता है? मानव का जीवन अभिप्रेत है। देन आ जाइए नेक्स्ट 18 नंबर डेफिनेशन स्थानीय विधि। देखो स्थानीय विधि कौन सी होती है? मैंने आपको पहले भी एक चीज पढ़ाई है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, जिसमें अपनों ने 4 चीजें पढ़ी हुई है। एक जनरल लॉ, एक स्पेशल लॉ, एक पर्सनल लॉ और एक लोकल लॉ। देखो लोकल लॉ स्थानीय विधि क्या होती है? जो कि लोकल एरिया पर लागू होती है, जहां पर आप रहते हो वहां पर लागू होती है। तो स्थानीय विधि जो विशिष्ट भाग पर लागू होती है, बस ऐसे याद रख लो, एक विशिष्ट भाग को याद रख लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री का क्वेश्चन। देन 19 नंबर डेफिनेशन हमें कहता है पुरुष के बारे में। पुरुष कौन है? तो किसी भी आयु का मानव नर, किसी भी आयु का मानव नर क्या है? पुरुष है। और अगर यही हमसे महिला की डेफिनेशन पूछे तो किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। किसी भी आयु का मानव पुरुष या मानव नर जो है वो किस में आता है? पुरुष में आता है। ठीक है, तो ये 19 नंबर डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम 20 नंबर डेफिनेशन। देखो 20 नंबर डेफिनेशन मंथ और ईयर। अभी ये हमारा क्वेश्चन आरजीएस में आ चुका है कि मंथ और ईयर की काउंटिंग हम किस कैलेंडर से करेंगे, तो हमारा आंसर होगा ग्रीगोरियन कैलेंडर। एज इट इज बेरेक्ट की लैंग्वेज रटने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जिससे हमारा सिंपल प्री का क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो मंथ और ईयर की काउंटिंग हम बीएनएस में कौन से कैलेंडर से करेंगे? तो ध्यान रखना है ग्रीगोरियन कैलेंडर से करेंगे। इसके बाद आता है 21 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति, देखो जंगम संपत्ति कौन सी होती है? ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, वो होती है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, नेगेटिव तरीके से हमें बताया है कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई है कि जो चीजें भूबद्ध है, जो भूमि से जुड़ी हुई है, जो भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, वो जंगम संपत्ति नहीं है। इट मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी है? स्थावर संपत्ति है। तो इस डेफिनेशन में आप सिंपल लिख दो कि इस परिभाषा में इनडायरेक्टली
स्थावर संपत्ति की परिभाषा बताई गई है। तो जंगम संपत्ति कौन सी होती है? ऐसी संपत्ति जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली शिफ्ट या लेके जा सकते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी प्रॉमिस, वचन। एक वचन में बहुवचन, बहुवचन में एक वचन शामिल है, बस इतना सा करो तो हमारा प्री का क्वेश्चन कवर है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ओथ, शपथ लेना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कसम खाना। देखो, जब हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं कोई एविडेंस देने, तो हम किसी ऑफिसर के सामने या किसी जज के सामने एक शपथ लेते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ पर जब हम किसी अथॉरिटी के सामने एविडेंस देते समय कोई प्रतिज्ञान करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो वो किस में काउंट होता है? शपथ में काउंट होता है। देन आ जाइए नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मैं सिर्फ जो डेफिनेशन बता रही हूँ याद करने के पर्पस से बता रही हूँ, इससे हमारा मेंस नहीं निकलने वाला, बट इस लेक्चर से हमारा प्री जरूर निकल सकता है, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ एक एक वर्ड वही हमारे प्री के क्वेश्चन है। बट मेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा पूरा बेरेक पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसके बाद बेरेक्ट की लैंग्वेज जरूर देखना। अगर बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है तो जो बीएनएस की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाइएगा और सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज देखिएगा। याद करने का तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आप टाइटल्स को याद कर सकते हो, और एक एक वर्ड वहां पर मैंने क्लियर कर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो अपने एमडी लॉ क्लासेस पे एक 50% ऑफ का डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिसमें हर एक स्टेट की जुडिशरी, हर एक स्टेट का एडीपीओ, हर एक स्टेट का एपीओ, हर एक स्टेट का जेएलओ, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें आपको जो एक्चुअल फीस है उसमें 50% आपको ऑफ मिलने वाला है। ये ऑफर सिर्फ अपना 15 अगस्त तक है, तो फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे 7732922949 पे आप मुझे कांटेक्ट करके और अपनी एक सीट को बुक कर सकते हैं, जिसमें आपका 15 अगस्त से ये अपने रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो अपनी एक्चुअल फीस है उसी फीस से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपनी क्लोज आता है 24th नंबर क्लोज। देखो 24 हमें कहता है अपराध। देखो बेरेक्ट देखोगे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन, बहुत सारे सेक्शंस बताए हुए हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने। हमें क्या पढ़ना है? अपराध क्या होता है? सिंपल सी एक चीज ध्यान रख लो, ऐसा काम जिसे बीएनएस ने पनिशेबल बताया है, जिसे लोकल लॉ ने पनिशेबल बताया है, जिसे स्पेशल लॉ ने पनिशेबल बताया है, वो क्या होता है? अपराध होता है। इस तरीके से आप इस अपराध की डेफिनेशन को याद कर सकते हो। देन आ जाइए 25th नंबर डेफिनेशन पे। 25th नंबर डेफिनेशन हमें कहती है लॉ। देखो लॉ होता है बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ट और ओमिशन पे मैंने अलग से भी एक लेक्चर बना रखा है, कुछ केस लॉज भी बताए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई है जो मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करने वाली है, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। देखो विधि, लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा आबद्ध, मतलब जो काम करने के लिए आपको बाउंड किया गया है बट आप नहीं करते तो आपने ओमिशन किया है। अब चाहे एक ओमिशन करो चाहे सीरीज ऑफ ओमिशन करो, पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा आबद्ध, जिस काम को करने के लिए आपको कानून ने कह रखा है, विधि ने कह रखा है, उसके बाद भी आप नहीं करते हो तो ओमिशन आपने किया है। इसके बाद बात करते हैं 26 नंबर डेफिनेशन व्यक्ति की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी जुडिशरी के एग्जाम में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है। व्यक्ति कौन है? कंपनी भी इसमें इंक्लूड होती है, संगम भी इसमें इंक्लूड होता है और व्यक्ति निकाय भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी है, संगम भी है और व्यक्ति निकाय भी इसमें आता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन 27 नंबर डेफिनेशन, जो कि बात करता है लोक की। लोक में दो वर्ड याद रख लो, वर्ग और समुदाय। वर्ग और समुदाय, और यहीं से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है, लोक से वर्ग और समुदाय आता है। 28 नंबर डेफिनेशन, यहाँ पे जो चीजें बता रही हूँ ना, यहाँ पे आप सबके प्रीलिम्स के
शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जो जो चीजें बता रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ। एग्जाम देने जाते हैं जब हम, तो ये चीजें हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, क्योंकि सारा बेरेक्ट तो हम उस टाइम पे पढ़ नहीं सकते, शॉर्ट तरीके से चीजें देखनी होती है। तो ऐसे पढ़ोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। देन आती है 28 नंबर डेफिनेशन, लोक सेवक। देखो ये डेफिनेशन मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का बनाता है, प्री का क्वेश्चन भी बनाता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा एज इट इज नहीं बताऊंगी, पब्लिक सर्वेंट के लिए अलग से पूरी एक लेक्चर बना रखी है, बेरेक्ट की हर लाइन को फोकस कर रखा है। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के आपके क्वेश्चन सही करने के लिए। तो लोक सेवक कौन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसे गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है। जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, वेतन ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है, वो कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए आपके आसपास, जिसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उसको हम किस में काउंट करते हैं, पब्लिक सर्वेंट में काउंट करते हैं। देन आ जाइए 29 नंबर डेफिनेशन, अभी आरजीएस के एग्जाम में आई है, विश्वास करने का कारण। अभी जिसने भी अभी आरजीएस का एग्जाम दिया है उसको पता होगा कि ये डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आई थी, विश्वास करने का कारण। अब विश्वास करने का कारण कब कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास पर्याप्त कारण है उस बात को मानने के लिए, जिसके पास सफिशिएंट रीजन है, तो कहा जाता है कि यस विश्वास करने का कारण है। तो इंपॉर्टेंट देख लो, एक लाइन से हमारा प्री का क्वेश्चन कवर हो रहा है। देन 30 नंबर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, विशिष्ट विधि। 30 नंबर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, विशिष्ट विधि, जो कि विशिष्ट भाग पर लागू होती है, जो कि विशिष्ट, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। विशिष्ट विधि, विशिष्ट विधि या विशेष विधि भी अपने जिसको बोलते हैं। तो विशिष्ट विधि का मतलब होता है कि जो कि विशिष्ट विषय पर लागू होती है, जो कि विशिष्ट विषय पर लागू होती है। विशेष विधि जो कि विशिष्ट विषय पर लागू होती है। डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट कवर हो रहा है। देन इसकी बात करते हैं 31 नंबर डेफिनेशन। देखो 31 नंबर डेफिनेशन कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। इस डेफिनेशन को याद करने से पहले, समझने से पहले हमें दस्तावेज की डेफिनेशन कवर होनी चाहिए। देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिससे हमारा कोई राइट, कोई अधिकार क्रिएट होता है, सृजित होता है, विस्तृत होता है, अंतरित होता है, निर्बंधित होता है या निर्वापित होता है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट से हमारा अधिकार क्रिएट हो रहा है, जिस डॉक्यूमेंट से हमारा अधिकार बढ़ रहा है, जिस डॉक्यूमेंट से हमारा अधिकार किसी को ट्रांसफर हो रहा है या खत्म हो रहा है या रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। जैसे मैं जिस प्रॉपर्टी में रह रही हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस प्रॉपर्टी की जो कागज है वो मेरे नाम पर है, तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी के कागज से जो है मेरा एक राइट क्रिएट हो रहा है कि इस प्रॉपर्टी की ओनर माधुरी है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है क्या माने जाएंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी माने जाएंगे। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि वैल्यूएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, वो क्या माने जाते हैं, हमारे वैल्यूएबल सिक्योरिटी माने जाते हैं। इसके बाद 32 नंबर डेफिनेशन है जलयान की, वेसल की डेफिनेशन। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डायरेक्ट टाइटल आया हुआ है कि आईपीसी में कि जलयान की डेफिनेशन कौन से क्लोज में दी हुई है। अब यहाँ पर जलयान का मतलब क्या होता है कि ऐसा साधन जिसे हम जल के द्वारा जिसे क्या किया जा सकता है, प्रवरण किया जा सकता है। मतलब जब हम किसी माल को जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाते हैं, तो जिस माध्यम से लेके जाते हैं वो होता है जलयान। जैसे एक जहाज होता है, जहाज से माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। जहाज कहाँ पर चलता है, जल में चलता है। तो इस जहाज के माध्यम से जब हम माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो जहाज क्या माना जाता है, जलयान माना जाता है। तो ऐसा पोत या यान जो कि जल के प्रवरण द्वारा माल को
एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं जलयान। फिर हमारी 33 नंबर डेफिनेशन आती है स्वेच्छा, वॉलेंटियरली। देखो स्वेच्छा का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि कोई काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, कोई काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसके बावजूद जिन साधनों का आप यूज कर रहे हो, तो उन साधनों से, उस साधनों को यूज करके अगर कोई एक एक्ट हो रहा है तो वो समझा जाता है कि आपने वो काम वॉलंटियरली किया है। अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो मेरी इच्छा है, ये मेरे पास साधन है, मुझे पता है कि जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसका मतलब मैं ये काम अपनी वॉलंटियरली कर रही हूँ, अपनी इच्छा से कर रही हूँ, तो वो किस में काउंट होता है? स्वेच्छा में काउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं 34 नंबर डेफिनेशन विल। विल क्या है? वसीयती दस्तावेज है। बस प्री का क्वेश्चन है, विल क्या है? वसीयती दस्तावेज है। पर कंफ्यूजन करने के लिए वसीयती, अवसीयती इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें सिंपल याद रखना है विल से हमारी वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। 35 नंबर डेफिनेशन कहता है महिला। महिला कौन है? किसी भी आयु की मानव नारी, किसी भी आयु की नारी क्या होती है? महिला होती है। अब बात करते हैं 36, 37 एंड 38 नंबर डेफिनेशन। तीनों को मिला के हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है सदोष अभिलाप। सदोष अभिलाप, एक डेफिनेशन है सदोष हानि, एक डेफिनेशन है सदोष हानि, और एक 38 नंबर डेफिनेशन में दो बताइए, सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि इससे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन में सदोष अभिलाप और सदोष हानि पढ़ा था। फटाफट मुझे कमेंट करके बताना कि इससे पहले हमने इन दोनों वर्ड का भी यूज किया था, कौन सी डेफिनेशन में यूज किया था, बताओ। चलो अब बात करते हैं सदोष अभिलाप। देखो सदोष अभिलाप होता है गलत तरीके से लाभ। गलत तरीके से जब लाभ होता है, अब गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे हो, आप उसके हकदार नहीं हो उठाने के, फिर भी आप उसका हकदार, आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ है? सदोष अभिलाभ हुआ है, जो आप उठाने के लिए वैलिड ही नहीं हो, हकदार ही नहीं हो। और सदोष हानि का मतलब होता है जब आप अनलॉफुल, विधि विरुद्ध तरीके से अगर किसी व्यक्ति को हानि की जाती है जो कि वो उस हानि को उठाने के लिए वैध रूप से हकदार होता है, तो वो क्या होता है? सदोष हानि होती है। अब जैसे एक प्रॉपर्टी मेरी है, इस प्रॉपर्टी की चाबी जो है मेरे से खो जाती है और ये मिल जाती है एक्स नाम के व्यक्ति को। ये एक्स नाम का व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा के और इसका प्रॉफिट उठाता है, इसका रेंट लेता है और प्रॉफिट उठाता है, तो जो एक्स नाम का व्यक्ति है इसको क्या हो रहा है? सदोष अभिलाप, सॉरी, ये प्रॉपर्टी मेरी है तो ये मेरे को क्या हो रहा है? एक तरीके से सदोष हानि हो रही है, और इस व्यक्ति को क्या हो रहा है? सदोष अभिलाप हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, उसके बावजूद भी ये बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसको हुआ है गलत तरीके से लाभ और मुझे हुई है गलत तरीके से हानि। और सदोष अभिलाप प्राप्त करना मतलब जो उस बेनिफिट को उठाने के लिए वैलिड रूप से हकदार ही नहीं होता है, तो वो क्या करता है? सदोष अभिलाप प्राप्त करता है। एंड लास्ट डेफिनेशन इसके बाद हम पढ़ते हैं 39 नंबर डेफिनेशन, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी आरजीएस 2025 में एक क्वेश्चन आया है वर्ड एंड एक्सप्रेशन का बीएसए से। बीएसए से शब्द और पद का डेफिनेशन आया था कि शब्द और पद से क्या अभिप्रेत है। तो भाई वर्ड एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जो जहां पर यूज तो हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो उनका मतलब हम आईटी एक्ट से समझ सकते हैं, उनका मतलब हम बीएनएसएस से समझ सकते हैं, और उसका मतलब हम बस दो से समझ लो, आईटी एक्ट और बीएनएसएस से समझ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ड एंड एक्सप्रेशन। तो हो गई है आपकी नंबर 1 डेफिनेशन से 39 नंबर डेफिनेशन तक। यस, आज का मेरा ऑब्जेक्ट था कि आपको शॉर्ट तरीके से चीजों को कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, कैसे हमारा इंटरव्यू में आंसर बताना है। तो अगर इन डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ना है तो बीएनएस की प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट बीएनएस को कंप्लीट आप देख सकते हैं। इसी के अलावा जो स्टूडेंट ये जो क्लास देख रहा है, अगर वो
अपनी एमडी लो क्लासेस का मेंबर है, जिसने 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, तो आज हमारा बीएसए आज या जो भी अगर ये लेक्चर कल अपलोड हो रहा है तो हमारा बीएसए सेक्शन 1 से लेके 170 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप सभी के पास ऑप्शन है कि आप मुझे बताइए कि इस बीएसए के बाद आपको उस 59 रुपीज की मेंबरशिप में कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करना है। प्लस जो स्टूडेंट पहली बार इस क्लास में आया है, अगर उसे नहीं पता 59 रुपीज की मेंबरशिप के बारे में, तो एमडी लो क्लासेस में एक 60 रुपए की मेंबरशिप है 59 की, जिसमें हम बीएसए कंप्लीट कर चुके हैं, बीएनएस के एमसीक्यूज कर चुके हैं 500 प्लस, बीएनएसएस के कर चुके हैं 300 प्लस कुछ मेंस की आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट पहली बार अपने इस चैनल पे आया है वो 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके इतना सारा बेनिफिट ले सकता है, और प्लस जो नया लेक्चर नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसका बेनिफिट भी उठा सकता है। बस आज के लिए इतना प्रमोशन बहुत है एमडी लो क्लासेस के लिए। बाकी फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए जो मैं बताना चाहती थी क्या आप उससे सेटिस्फाइड है, नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लास को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो जरूर कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। बाकी आज के लिए धन्यवाद।